हमारे प्रदेश में पिछले कुछ सालों से गम हेतु ग्वार की खेती का रकबा बढ़ा है। इसकी खेती प्रदेश के चंबल और गिर्द क्षेत्र में अधिक एरिया में की जाती है और हमारे जो किसान खरीफ मौसम में इसकी खेती करना चाहते हैं वे इसकी उन्नत किस्म का चयन करके वैज्ञानिक तरीके से खेती करेंगे तो उन्हें फसल से आगे चलकर पैदावार भी अधिक प्राप्त होगी। इसकी जानकारी दे रहे हैं CIAE भोपाल की विषय विशेषज्ञ नेहा सिंह कुशवाहा। ग्वारफली भी किसान भाई जो उगाते हैं उसमें फली के लिए जो सब्ज़ी के लिए अलग है और दाने के लिए अलग होती है। आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो दाने वालों के लिए है। तो जो इसकी किस्में हैं ग्वारफली की, वो किस्में जो दाने के उत्पादन के लिए प्रयोग में लाई जाती है उनमें से है HG 365, HG 563, RGC 1066 और RGC 1003। ये जो किस्में हैं ये मुख्यतः बीज उत्पादन के लिए ही प्रयोग में लाई जाती हैं। खेत तैयार करते समय इस बात का ध्यान रखें कि खेत समतल हो और जल निकास अच्छा हो। प्रथम वर्षा के साथ 2 जुताई कर पाटा लगवाकर खेत तैयारी करें। खेत तैयार करते समय ध्यान रखें कि खरपतवार नष्ट हो जाएं। भूमि तैयारी करने के बाद अब बात करते हैं खाद व उर्वरक की। तो खाद की अगर हम बात करते हैं तो इसमें 200 से 250 क्विंटल गोबर की सड़ी हुई खाद का हम प्रयोग करते हैं और इसको आप जो आपकी आखिरी जुताई है, जो सबसे लास्ट में आप या आखिरी जो जुताई आप करेंगे उस समय पर आप समान रूप से पूरे खेत पर इसको फैला दें और फिर आखिरी जुताई करें। अब बात करते हैं जो NPK की मात्रा, अगर हम जो केमिकल हम इसके लिए यूज़ करेंगे तो उसमें नाइट्रोजन या फिर आप कह लें कि यूरिया, तो उसमें 45 किलो यूरिया, 250 किलो सिंगल सुपर फॉस्फेट और 35 किलो आपका म्यूरेट ऑफ पोटाश है और साथ में एक माइक्रो न्यूट्रिएंट जिंक की भी इसमें आवश्यकता होती है। तो जिंक की मात्रा को पूरा करने के लिए आप 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट के आप प्रयोग करेंगे। तो इसका आप जब खेत आपका तैयार हो जाए या तैयारी कर रहे हो आप, उस समय पे आप इसको दे दें। अब हम बात करते हैं कि बीज की कितनी मात्रा हमें चाहिए, क्योंकि हम बीज उत्पादन के लिए हम ग्वारफली लगा रहे हैं तो उसके लिए आवश्यक है कि आप 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप बीज का प्रयोग करें। और क्योंकि बारिश का समय है तो इस समय पे बीज से होने वाले बीमारियां हैं या फिर मिट्टी मृदा से होने वाली जो बीमारियां, उससे बचाने के लिए आप बीज उपचारित भी कर सकते हैं। तो किसान भाई आप बीज उपचार करने के लिए कार्बेंडाजिम और मैनकोजेब के 3 से 4 ग्राम मात्रा को आप प्रति केजी सीड के हिसाब से आप उसको आप ट्रीट कर सकते हैं, उपचारित कर सकते हैं। ग्वार की फसल में जड़ों में शीघ्र गांठें बनने एवं पौधों को पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व प्राप्त हों, इसके लिए राइजोबियम एवं PSB कल्चर से उपचारित करें। 1 लीटर पानी में 250 ग्राम गुड़, 5 से 10 ग्राम गोंद घोलकर 3-3 पैकेट कल्चर यानी 250 ग्राम का कल्चर का पैकेट डालकर घोल तैयार करें। इस घोल को बीज के ऊपर छिड़काते हुए एक सार परत बना दें। इसके उपरांत बीजों को छाया में सुखाकर तुरंत बुआई के लिए प्रयोग में लावें और वर्षा के साथ बुआई करें तथा कतार से कतार की दूरी 1 फीट तथा पौधों की दूरी 4 इंच रखें। देरी से वर्षा होने पर अगस्त के प्रथम सप्ताह तक बुआई की जा सकती है। पहली निराई गुड़ाई पौधों के अच्छी तरह जम जाने के बाद 1 माह में ही कर देवें। वर्षा जो हुई है वो बहुत लेट हुई है, तो जिन भाइयों ने जून के महीने में ही लगा दी थी अगर फसल, तो उसमें क्या होगा कि आपको ज़रूरी है कि आप समय समय पर सिंचाई करें। 2 से 3 मतलब पौधे की आवश्यकता को देखते हुए या मिट्टी की आवश्यकता को देखते हुए आप सिंचाई कर दें। और जैसा अभी तो बारिश होने लगी है, पर अगर बारिश में भी अंतराल आता है कि अगर आपका 8 से 10 दिन का अंतराल अगर आ रहा है बीच में, तो आप किसान भाई आप 1-2 बार आप सिंचाई कर सकते हैं। किसान भाई इस बात पे पूरे उसको जल निकासी की उत्तम व्यवस्था रखें ताकि आपकी जो फसल है उसको कोई नुकसान ना हो, कोई हानि ना हो और जो अंत में आपको जो उत्पादन मिलना है या जो मुनाफा मिलना है उसमें बढ़ोतरी ही हो और आपको नुकसान उसमें ना उठाना पड़े। हमारे प्रदेश के अधिकतर किसान भाई खेती के साथ ही गाय भैंसों का पालन करते हैं, लेकिन इन पशुओं में कई तरह की समस्याएं देखी जाती है जिसके कारण पशुपालकों को भारी नुकसान होता है और इस समस्याओं में पशुओं में नकारात्मक ऊर्जा की भी एक गंभीर समस्या देखी जाती है। तो ये समस्या क्यों आती है और क्या है इसका समाधान, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं पशु विशेषज्ञ डॉक्टर सुभाष कच्छावा। आज जो चर्चा का विषय है कि पशुओं में नकारात्मक ऊर्जा जो कि
बहुत बड़ी समस्या है। आज किसान भाइयों ने क्या है कि वो जो अंग्रेजी नस्ल HF और क्रॉस ब्रेड पशुओं का चलन बढ़ गया है। इन पशुओं को किसान भाई रख तो रहे हैं, मगर उस स्तर का खान पान से संबंधित नहीं कर रहे हैं। अपने यहाँ पे परिपाटी ये है कि जो पशु को उत्पादन नहीं दे रहा है, उत्पादन से मेरा तात्पर्य ये है कि दूध नहीं दे रहा है तो बाटा नहीं देता है, तो जो उसके पेट में बच्चा होता है उस बच्चे को ग्रोथ के लिए, उसको बड़ा होने के लिए भी ऊर्जा की ज़रूरत होती है। तो वो ऊर्जा अब उसके शरीर में जितना भी फैट जमा होता है उससे ले लेता है। तो उस स्टेज में ये सारा फैट गड़ के उसको पशु के जो बच्चा है पेट में उसकी ग्रोथ में हेल्प करता है। जैसे ही पशु ब्याता है, ब्याते ही उसमें उत्पादन, दूध का उत्पादन का लोड बढ़ जाता है। मगर अपने यहाँ पे ये रिवाज है कि जब पशु ब्या गया है तो उसको बाटा पर्याप्त मात्रा में नहीं दिया। जब बाजरा दिया जाता है वो भी 1-1.5 किलो, तो उसके उत्पादन उस लेवल का नहीं होता है। उस लेवल का नहीं होता है तो जो जितना भी बॉडी में फैट है वो गड़ के एक कीटोन बॉडी बनती है। कि आदमी में जो डायबिटीज़ होती है ना, इस तरह की ये उससे मिलती जुलती एक बीमारी होती है कि इसको कीटोसिस बोलते हैं। तो ये कीटोसिस बीमारी में क्या है कि उसके दूध में स्मेल आ जाती है। तो फार्मर किसान आदमी चिकित्सक के पास जाता है तो कहता है साहब पशु ब्यायो तो ठीक है, मगर साहब बाटो नहीं खा रहे हो। बाटा नहीं खा रहा, इसका मतलब है कि उसमें कीटोसिस एक तरह की बीमारी है, बहुत गंभीर बीमारी है। इसमें 25 से 30% तो उत्पादन क्षमता पे प्रभाव पड़ा। बाटा बिल्कुल ही लेना बंद कर, धीरे धीरे चारा भी छोड़ देती है। तो ये धीरे धीरे करके ये बीमारी का प्रकोप बढ़ जाता है। तो इसके साथ साथ ही कुछ बीमारियां और आती है ब्याने के बाद। ये नकारात्मक ऊर्जा के कारण है कि नेगेटिव एनर्जी बैलेंस के बाद। तो दूसरी है कि आपने बाकड़ी स्टेज में चारा बाटा प्रॉपर नहीं दिया तो जड़ अटकने की संभावना भी बढ़ जाती है, आपको जहर भाव की संभावना भी बढ़ जाती है। और आपके पशु तंदुरुस्त नहीं है, हष्ट पुष्ट नहीं है तो बैठ भी जावे, जिन्हें आप देसी भाषा में ढोड़े पड़नों का। ये ढोड़ा वोड़ा कुछ नहीं है, उसके शरीर में ऊर्जा की कमी है। अब इन सारी बीमारियां जो 4-5 ब्याने के बाद में, इसको विंडो ऑफ डिजीज कहते हैं। इस पीरियड में अधिकतर जो पशुओं की जो बीमारियां आती है इसी पीरियड में आती है, या तो ब्याने के तुरंत बाद या ब्याने से पहले। ब्याने से पहले आर की समस्या आ गई, ये भी ऊर्जा से संबंधित है। प्रदेश के बहुत से किसान भाई पशुपालन करते हैं और इस व्यवसाय में कई तरह की समस्याएं भी आती हैं, लेकिन इस व्यवसाय से अच्छा लाभ वही पशुपालक ले पाते हैं जो समय रहते सही ढंग से पशुपालन में आने वाली समस्याओं का समाधान कर लेते हैं। जिसमें आज हम बात कर रहे हैं पशुओं में नकारात्मक ऊर्जा की समस्या के बारे में, जिसके कारण पशु खाना पीना कम कर देता है, कमजोर हो जाता है। इससे मिलने वाला दूध कम हो जाता है, जिससे पशुपालक को हानि उठानी पड़ती है। और इस नुकसान से बचने के लिए पशुपालक कैसे जांचे पशुओं में नकारात्मक ऊर्जा को, वह इस प्रकार से है। दूसरा, इस बीमारी का ये पहचान, एक तो आप चारा बाटा कम कर देती, दूसरा इसमें एक छोटा मोटा आजकल किसान भाइयों, कृषि विज्ञान केंद्र में भी हम किसान भाइयों को टेस्ट करना सिखा देते हैं। फिर पेशाब लिया, 2 बूंद पेशाब लिया, 1 चिमटी उसमें रोदराज पाउडर डाल दिया, यदि गुलाबी कलर हो जाता तो वो पशु का पेशाब गुलाबी कलर हो गया तो वो कीटोसिस से ग्रसित है। कीटोसिस सामान्य बीमारी नहीं है, इसका धीरे धीरे प्रभाव, क्योंकि चारा बाटा भी धीरे धीरे छोड़ता है, तो पशुपालक भाई ज़्यादा इसके बारे में अवेयर नहीं है। पशुपालक बंधुओं, आपके पशुओं में नकारात्मक ऊर्जा की गंभीर समस्या ना हो, इससे बचाव के लिए आप कौन कौन से उपायों को अपनाएं, आइए इस बारे में जानते हैं। पशुपालक भाइयों से मेरा निवेदन है कि जो जिनका दूध अच्छा होता है, वैसे तो सारे पशुओं को 1 से 1.5 किलो पर आप संतुलित पशु आहार दो। बाकड़ी अवस्था में, ड्राई पीरियड में आपको गुड़ की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए और आपको प्रोटीन रिच डाइट जैसे खड़ी वगैरह है उसको कम कर देना या नहीं देना चाहिए। जो पशु आपके 10 लीटर या 10 लीटर से ज़्यादा क्रॉस ब्रेड है, उनको आप 1.5 से 2 किलो कम से कम संतुलित पशु आहार जो भी आपके मार्केट में अवेलेबल है
उनको ज़रूर देना चाहिए। ये क्या करेंगे कि आपके पशुओं के शरीर में जो संचित ऊर्जा है उसको बरकरार रखेंगे। और जैसा ही पशु ब्याएगा आप 10 किलो वाले से वापस 10-11 किलो दूध ले सकते हैं। तो यही आज मैं पशुपालक भाइयों को, किसान भाइयों को ये कहना चाहता हूँ, अच्छे पशु जो इनकी उत्पादन क्षमता ज़्यादा है उनके खान पान का विशेष रूप से ध्यान रखें, ताकि ब्याने के बाद आपको ज़्यादा से ज़्यादा दूध का उत्पादन दे सके। हमारे प्रदेश के अनेक किसान भाई मधुमक्खी पालन करने लगे हैं, क्योंकि इस व्यवसाय में थोड़ी सी मेहनत करने पर अच्छा लाभ मिल जाता है। लेकिन कभी कभी मधु बॉक्सों में कई शत्रु कीट अपना घर बना लेते हैं और मधुमक्खियों को काफी नुकसान होता है। इसलिए कीटों की रोकथाम करना बेहद जरूरी है। तो इसके लिए किसान कौन कौन से उपायों को अपनाएं, इस बारे में बता रहे हैं कीट वैज्ञानिक डॉक्टर दीपक कुमार जायसवाल। आज हम लोग बात करेंगे मधुमक्खी पालन में लगने वाले बहुत सारे रोग और कीड़ों के बारे में। शहद उत्पादन में आई कमी केवल पर्याप्त परागण की कमी की वजह से ही नहीं होती, बल्कि इस गिरावट की एक बड़ी वजह कीटों का प्रकोप भी है। मधुमक्खियों को कुछ जीव जैसे मेंढक, चिड़िया, छिपकली, गिरगिट आदि भी नुकसान पहुंचाते हैं। ये जीव मधुमक्खियों को पकड़कर खा जाते हैं। इसी तरह से कई प्रकार के वर्प भी मधुमक्खियों को पकड़कर मार देती है। कभी कभी तो इनके प्रकोप से मधुमक्खियों की पूरी कॉलोनी तक नष्ट हो जाती है। इसी प्रकार चींटियां मधुमक्खियों को पकड़कर मार देती हैं, साथ ही छत्ते में लार्वा और शहद को भी खा जाती हैं। अब आप बात करते हैं हम लोग कीड़ों के बारे में। तो इसमें मुख्य रूप से अकैरिना रोग लगता है, जो कि अष्टपदी माइट्स की वजह से लगता है। और इसमें जो सबसे बड़ा समस्या रहता है वो वरोआ माइट का रहता है। तो वरोआ माइट भी अष्टपदी होता है, उसमें 8 पैर होते हैं और यह मतलब चूस लेता है। जिसने वयस्क हैं और शिशु हैं, मुख्यतः इसमें देखा जाता है कि नर पशुओं को, ये नर मधुमक्खियों को ज़्यादा पसंद करते हैं। और जैसे हमारे जीव जंतुओं में और हमारे मनुष्यों में जिस तरह से मच्छर हमारा खून चूसते हैं, उसी तरह उसमें वो एक चीज़ और देखा गया है कि जो 10 दिन से कम आयु के जो शिशु रहते हैं उनका रस चूसने में इनको ज़्यादा पसंद करते हैं, उसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। मधुमक्खियों में लगने वाले कीटों में सबसे घातक माइट कीट होता है। माइट कीट एक परजीवी कीट है जो अन्य फसलों के साथ मधुमक्खी पालन में भी पाया जाता है। जिस भी मधुमक्खी में यह कीट होता है उसके अंडे, ब्रूड और उसके पंख कट जाते हैं। इस तरह से मक्खी विकलांग हो जाती है, जिसके साथ ही मक्खी का विकास रुक जाता है। कुछ माइट मक्खियों को अपनी चपेट में इस कदर ले लेते हैं कि मधुमक्खियों पर प्रहार करते हुए छत्ते में घुसकर लार्वा को भी नुकसान पहुंचा देते हैं। तो ये उसके सिम्टम हुए और इस तरह से वो रस चूस लेते हैं, जिससे कि आगे जाकर के मृत्यु हो जाती है शिशुओं की और वयस्कों में भी। एक और कीड़ा इसमें बहुत ज़्यादा परेशानी पैदा करता है मधुमक्खी पालकों को, वो होता है मोमी पतंगा। मोमी पतंगा मुख्यतः 2 तरह का होता है, एक छोटा मोमी पतंगा और एक बड़ा मोमी पतंगा। मोमी पतंगा के लिए क्या है कि ग्रीष्म ऋतु और वह ऋतु जिसमें अकाल का समय होता है, जबकि उनके पास बहुत उपलब्धता नहीं होती है खाने की, परागण की, तब उस समय उसका ज़्यादा अटैक रहता है। ये क्या करते हैं कि श्वास नली में जाकर के उनको रोक देते हैं, उससे मृत्यु होती है वयस्कों में। तो मोमी पतंगा के लिए ये अंदर एक टनल बना लेते हैं, एक तरह का सुरंग बना लेते हैं और उसमें जाकर के शहद का और शहद खाने के बाद ये मोम को भी खाते हैं। मोम जो बी वैक्स निकलता है उसको भी ये खाते हैं। तो इनके बचाव के लिए बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, जैसे कि गंधक, 1 ग्राम गंधक से हम धुआं करते हैं, उसको जला देते हैं और उसको थोड़ी देर तक धुआं करने से उससे राहत मिलता है। उसके बाद हम करते हैं कि डाइकोफॉल, एक तरह का ये कीटनाशी है, इसको हम जलाते हैं और इसके धुआं से भी काफ़ी राहत मिलता है। माइट के प्रकोप की स्थिति में 85 mg फॉर्मिक एसिड का उपयोग रुई के फाहे में एक लकड़ी की मदद से लपेटकर बक्से में रख देना चाहिए, जिससे इसकी गंध से कीटों से छुटकारा पाया जा सके। इसके अलावा ऐसी जगह जहां पर कीटों का प्रकोप ज्यादा होता है, वहां पर मधुमक्खियों को परागण के लिए पलायन न करें। माइट कीट से प्रभावित मधुमक्खियों के अंडे और लार्वा वाले छत्ते स्वस्थ मधुमक्खियों से दूर रखने चाहिए। मधुमक्खियों को भोजन में पर्याप्त पोषक तत्व उपलब्ध कराएं। मधु बॉक्सों के स्टैंड के नीचे कटोरियों में पानी भरकर रखें। इससे चींटियों का प्रकोप नहीं होगा। वर्प को पकड़कर तुरंत मार दें, साथ ही छिपकली, मेंढक और चिड़ियों से भी बचाव करें। तो इसके अलावा बहुत सारे पक्षियाँ भी है जो कि लूट ले जाती हैं।
तो उनके लिए भी हम क्या करते हैं कि जो मधुमक्खी का छत्ता का द्वार है उसको छोटा रखते हैं। और हमेशा जब मधुमक्खी में जब जैसे एक समय आता है जिसमें कि अकाल की अवधि होती है, जबकि बहुत सारे फूल पौधे नहीं उपलब्ध रहते हैं, तो उस समय उनके खाने की व्यवस्था का हमेशा ख्याल रखा जाता है कि उनको चीनी का घोल हमेशा समय समय पे देते रहना चाहिए। आज हम आपको पपीते की खेती के बारे में बताएंगे कि ये जो पपीते की जो नर्सरी तैयार हो रही है, नर्सरी तैयार करने के लिए क्या कि ज़्यादातर तो ताइवान पपीता जो काम में आता है, इसके अलावा अर्का, सूर्या, अर्का, प्रभात, ये और वैरायटी आ गई है जो हाइब्रिड हैं। ताइवान जो वैरायटी है उसमें जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा होता है, लगभग एक पेड़ में 1 क्विंटल तक आराम से आ जाता है। जब इसकी पौध तैयार करते हैं तो कोकोपीट के अंदर लगाते हैं। देखिए ये कोकोपीट के अंदर बीज डाले हुए हैं, इसके अंदर क्या आधा भाग वर्मी कंपोस्ट है और आधा भाग जो है वो कोकोपीट है, नारियल का बुरादा है। ये इसलिए लगते हैं क्योंकि एक तो इसके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, इसके अंदर नमी सोखने की क्षमता ज़्यादा होती है। दूसरी बात, जब ये जर्मिनेशन हो जाएगा तो इसको निकालने में बहुत ईजी रहेगा। अगर मिट्टी में आप डालोगे तो ये निकल नहीं पाएगा, जड़ टूट जाएगी। तो इसलिए इसको कम से कम 15 दिन से इसका जर्मिनेशन आता है और 20-25 दिन बाद के अंदर इसको हम इस तरह से जो तैयार थैलियाँ हैं उसके अंदर भर देते हैं। थैली भरने का तरीका ये है कि थैली के अंदर भी 2-3 छेद पहले करते हैं ताकि ज़्यादा पानी आ जाए तो एक्स्ट्रा पानी निकल जाएगा। इसके अंदर भी क्या है कि 2 भाग मिट्टी के और 1 भाग वर्मी कंपोस्ट के मिला करके और थैलियों को भरते हैं और फिर इसके अंदर जो है तैयार ये जो पौधे वो लगा देते हैं और लगाने के 15-20 दिन बाद में ये पौधे बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। पपीता की पौध तैयार होने के बाद जुलाई-अगस्त माह में रोपण कर सकते हैं और पौधों का रोपण करने के लिए आपको एक निश्चित दूरी पर गड्ढा खोदना होगा। इसके लिए आपको इस टाइम, अब टाइम अच्छा है, 2 बाय 2 मीटर के ऊपर 1.5 बाय 1.5 के गड्ढे खोद के तैयार रखें और उसके अंदर जो गड्ढे खोदे हैं तो उसके अंदर ऊपर वाली 1 फीट की मिट्टी अलग डालो और नीचे वाली 1 फीट की मिट्टी अलग डालो। और जब भरते हो तो जो ऊपर वाली मिट्टी है 1 फीट की, उसके अंदर सड़ी गली गोबरी खाद है 1-1.5 किलो, वो उस वर्मी कंपोस्ट वगैरह है, ये उसके अंदर मिला करके उस गड्ढे को वापस भर देते हैं। किसान भाइयों, पपीते के पौधे लगाने से पूर्व गोबर की खाद 10 किलोग्राम, यूरिया 100 से 150 ग्राम, डीएपी 240 ग्राम, म्यूरेट ऑफ पोटाश 170 ग्राम मिलाकर प्रति गड्ढे के हिसाब से डालना चाहिए ताकि पपीते के पौधों को अच्छी बढ़वार मिल सके। इसको जब लगाएंगे तो पहली बारिश के बाद में इसको अपने खेत में आराम से रोपाई कर दें और घास फूस खेत के अंदर बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, खेत को बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। इस हिसाब से 1 बीघा के अंदर, जैसे यहाँ का जो 1 बीघा होता है वो 2000 वर्ग मीटर का होता है, तो 500 पौधे आएंगे और 1 हेक्टेयर के अंदर 2500 तक पौधे आ जाते हैं। सबसे मेन बात वो है कि जब आप इसकी पिलाई वगैरह करते हो या तो ड्रिप से करो, बाकी इसके तने के डायरेक्ट अगर पानी लगेगा तो इसके अंदर डैम्पिंग हो जाएगी और पौधा पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो इसके लिए जब पौधे अपन लगाते हैं तो पौधे के चारों तरफ मिट्टी का एक प्लेटफार्म बना दिया जाए ताकि उसकी जड़ों के पानी संपर्क में नहीं आए तने के, और धीरे धीरे पानी चारों तरफ रहे और वो पौधा अपना लेता रहेगा। इस एरिया में राजसमंद में ज़्यादातर किसान जो है वो रजके में लगाते हैं। तो रजके में क्या कि उसकी डोली पे लगाते हैं, डोली में डायरेक्ट इसके तने के संपर्क में पानी नहीं आएगा और धीरे धीरे पानी लेगा तो बहुत अच्छा उसके अंदर होता है। तो वो क्या कि डबल प्रस्तुत होता है। रजका क्या कि लेग्यूम क्रॉप है, वो इसको नाइट्रोजन देती है और उससे डबल फायदा उसको हो जाता है। पपीते के पौधों में कई प्रकार के कीट रोगों का प्रकोप भी होता है जिनका समय पर नियंत्रण करना जरूरी है। और जब इसको लगाएंगे, लगाने के 3 महीने बाद में इसमें फ्लोरिंग स्टार्ट हो जाती है। अगर आप जुलाई में लगाते हो तो सितंबर अक्टूबर में उसमें फ्लोरिंग आ जाएगी और फरवरी मार्च पूरी जो है ना 1.5 साल तक वो आराम से चलेगा। सबसे मेन जो बीमारियाँ इसकी आती रहती है वो आती है वायरस। इसके लिए क्या है कि हर 15-20 दिन से आपका इमिडाक्लोप्रिड एक स्प्रे, फिर उसके 15 दिन बाद में डाइमिथोएट का स्प्रे अल्टरनेट करते रहना चाहिए, जिसके से क्या कि छोटे छोटे मच्छर वगैरह वो मर जाएंगे और इसके अंदर वायरस नहीं आएगी तो माथाबंदी नहीं होगी और पौधा आराम से बढ़ेगा। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर भी संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18004192-155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।